नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों आज हम आप सबके लिए एक एग्रीकल्चर का टॉपिक लेके आए हैं जो एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से है। और यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि हमारे अन्न से रिलेटेड, गेहूँ से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसको विश्व में दूसरा स्थान दिया गया है उत्पादकता में भी और इस उपयोग में भी। इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से होता है और ख़ासकर इंडिया को लेकर इंडिया को कहा जाए तो इंडिया में भारी मात्रा में, उत्तरी भारी में या पूरे भारत में ज़्यादातर गेहूँ की उत्पादन देखने को मिलती है। तो आज हम गेहूँ टॉपिक लेके आए हैं और गेहूँ के बारे में हम आज पूरी जानकारी देने की प्रयास करेंगे, जो कि आपकी एग्रीकल्चर की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर आप बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से या एग्रोनॉमी से, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये साबित होगी, कारगर साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये किसान भाइयों के लिए भी रहेगा, जो किसान भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि आज हम गेहूँ की पूरी जानकारी लेंगे। गेहूँ का क्या सामान्य नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम है, गेहूँ में कौन सी सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई के बारे में, गेहूँ की बुआई का उचित समय क्या होता है, गेहूँ की बुआई के बाद में कब-कब हमें सिंचाई करनी चाहिए, कब हमें उसमें उर्वरक देना चाहिए, हमें कितना यील्ड प्राप्त होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे आज हम, जानकारी पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। गेहूँ, व्हीट, दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। गेहूँ का जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम गेहूँ ही है और जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम। दोस्तों वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम में अंतर होता है क्योंकि सामान्य नाम एक लोकलाइज नाम होता है, वैज्ञानिक नाम जो इसका ओरिजिनल नाम होता है। ठीक है, या ग्रैमिनी, इसकी जो परिवार है, जो फैमिली है, ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका जो नया नाम है वो नया नाम है पोएसी। ठीक है दोस्तों, इसे पहले ग्रैमिनी कहा जाता था, अभी इसे पोएसी नाम से जाना जाता है। तो और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है बेटा, तो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2 एंड इज इक्वल टू 42 होता है। मोस्टली एस्टिवम देखा जाए तो मोस्टली जो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम यह ज़्यादातर आपके भारत में उगाई जाने वाली फसल है, सबसे ज़्यादा आपको भारत में मिलेगी। ये दोस्तों देख पा रहे हैं, इससे ये एक गेहूँ की फसल है जो आपको आपके दिख रही है, आपके स्क्रीन पे दिख रही है। और ये जो इसकी फ्रूट्स है, जो इसका बाली है, इसे स्पाइक बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो गेहूँ की बाली है उसे स्पाइक बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, वो 10 से 11% या कहीं-कहीं पे आपको 10 से 15% भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो गेहूँ की फसल है, इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो 10 से 11% पाई जाती है। जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम ग्लूटेन है। ये ग्लूटेन नाम से जानी जाती है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों अगर देखा जाए तो रबी फसल में रबी सीजन की फसल है गेहूँ और इसे रबी सीजन में बोया जाता है। तो अगर बुआई का समय देखा जाए या बुआई के समय तापमान देखा जाए दोस्तों, तो इसका तापमान मिनिमम जो होता है वो 4 से 5 डिग्री होता है और जो ऑप्टिमम तापमान होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड और जो मैक्सिमम तापमान होता है उसका वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया है। दोस्तों फसल बोने के लिए हमें जो मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो मिट्टी के बारे में देखेंगे तो मिट्टी हमारी जो होनी चाहिए वो दोमट मृदा होनी चाहिए। ये अच्छी मानी गई है, उचित मानी गई है गेहूँ की फसल के लिए। और जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए वो 6 टू 7.5 होना चाहिए, मतलब बेसिक नहीं कह सकते इसको। जो इसका पीएच मान होगा वो 6 टू 7.5 होता है। एक एवरेज होता है जो आपका उदासीन होता है वो 7 होता है।
तो आप उदासीन के मान के चलिए अम्लीय और उदासीन के बीच की मृदा होनी चाहिए। जो दोमट मृदा होती है वो सबसे उचित मानी जाती है इसके लिए। इसमें जो बीज दर इसके बुआई की विधि पे निर्भर करता है। जो इसकी बुआई की विधि होती है, बुआई की विधि पे डिपेंड करता है कि इसका बीज दर क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग बुआई की विधि के साथ साथ ही बीज दर को भी पढ़ते चलते हैं। तो जो पहला इसका बुआई का विधि है, जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है अपने भारत में, वो बुरकाव विधि है। बुरकाव मीन्स ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड दोस्तों अगर देखें आप, तो कुछ इस प्रकार से ये खेती की जाती है, इस प्रकार से बुआई की जाती है। मोस्टली इंडिया में यही फॉलो किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, ये एक किसान है जो एक कटोरी में उसमें एक बर्तन में ले रखा हुआ है गेहूँ के दाने को, और ऐसे बुरकाव कर रहा है। ठीक है ना? तो ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है। तो इसके लिए हमें बीज दर की ज़रूरत पड़ती है। तो करीब ये 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे लिए एक सबसे उचित मानी गई है, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। जो सामान्य विधि है, मोस्टली सामान्य विधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तरफ से बीज दर होता है, जो बीज है वो बोया जाता है। और तीसरा मेथड जो होता है, तीसरा मेथड डिपलिंग मेथड होता है। तो डिपलिंग मेथड में क्या होता है, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह डिपलिंग मेथड है। इस प्रकार से गेहूँ की बुआई की जाती है, जो मेथड होता है बोला जाता है डिपलिंग। इसमें लाइन टू लाइन प्रॉपर स्पेसिंग के साथ होती है। इस वजह से इसकी जो बुआई बीज दर है वो बहुत कम होती है और जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसकी बुआई के लिए हमें ज़्यादा नहीं, केवल 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ही बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों तीनों चीज़ याद रखेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो इसकी बुआई है, उसके लिए जो उसके बीच में स्पेसिंग होती है वो कितनी रखी जाए स्पेसिंग के लिए। तो वो 25 टू 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इंटू 5 5 टू 6 सेंटीमीटर के बीच की ये स्पेसिंग होनी चाहिए। और जो गहराई होती है वो 5 सेंटीमीटर उचित मानी गई है उससे। अभी हम देख लेते हैं इसमें जो खाद उर्वरक जो डाली जाती है, तो खाद और उर्वरक के बारे में। तो उर्वरक में दोस्तों मोस्टली क्या करते हैं, बुआई से 15 से 20 दिन पहले FYM डाली जाती है। 10 से 15 टन, करीब 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जाती है। ठीक है? और अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जाती है, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जाती है, और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई हमारी मुख्यतः 3 रूप से 3 तरीके से की जाती है, या 3 बार एक तरीके से की जाती है देखी जाए। तो जो हमारी पहली सिंचाई होती है वह हम बुआई के 20 से 25 दिन पे करते हैं। 20 से 25 दिन के अंतराल में करते हैं, है ना? जो हम बुआई करते हैं उसके 20 से 25 दिन के अंतराल में पहली सिंचाई की जाती है हमारी। जो दूसरी सिंचाई की जाती है वह हमारी की जाती है फ्लावरिंग के समय पे, 85 से 90 दिन पे के अंतराल में। हाँ दोस्तों, तो पहली हमारी सिंचाई कब हुई? 20 से 25 दिन पे। उसके बाद दूसरी सिंचाई जब होती है, जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज पे फसल होती है, 85 से 90 दिन पे। और तीसरी सिंचाई करते हैं 100 से 105 दिन के अंतराल में। और यह करते हैं मिल्किंग स्टेज के समय पे, जब हमारा पौधा मिल्किंग स्टेज पे होता है। दोस्तों जो बुआई का उचित समय माना गया है, वो उचित समय ये माना गया है कि नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 दिसंबर तक के बीच में गेहूँ की बुआई का उचित समय माना गया है। दोस्तों बात करते हैं, जब फसल तैयार होती है, तो फसल तैयार होती है तो उसमें नमी कितनी पाई जाती है? तो वह 25 से 30% होती है।
और अगर हम बात करें जो फसल हमारी तैयार होती है, जो उत्पादन होता है, वो कितना होता है, वो 25 से 30%, 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। यह जो हमारा मोस्टली यह औसत माना गया है। औसत जो है वह 25 से 30%, 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आगे की श्रृंखला में और भी फसलें लाने जा रहे हैं, जो कि आपकी IBPS, AFO, RRB, SO या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और आपके ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में भी काम आएंगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके लिए यह वीडियो एक अच्छा साबित होता है, अच्छे ज्ञान प्राप्त करता है, तो आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके जो अपनी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं ना। दोस्तों आगे चल के हम एग्रीकल्चर TA के बारे में और नया कोर्स लॉन्च करने वाले, या हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्रीकल्चर टीयर के बारे में, जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उसकी हम लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।